आप कोई भी एक स्केल ले लीजिए, जो आपके पास स्केल है, तो उन स्केल्स में होता क्या है, आपकी मेजरमेंट होती है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो अगर हमारे पास इंचेस वाला स्केल है तो अब हम 1 इंच पर पहुँच गए, इस दूरी तक आ गए, तब हम 2 इंच तक पहुँच गए, दैट इज़ द स्केलिंग। सेम विद द डेटा, की डेटा जो आपने कलेक्ट किया हुआ है उसकी यूजेस या उसके बीच में रिलेशन इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन द टर्म्स ऑफ any type of unit which is going to be useful for your purpose of रिसर्च, ऐसे आप जब करना शुरू करते हैं देन इट इज द स्केलिंग। तो कितने तरीके से स्केलिंग हो सकती है, मीन्स अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सीधा सीधा सा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की जो एक डेटा हमारे पास नॉर्मल में है कि हमारे पास लिखा हुआ है कि यहाँ से वहाँ तक की सारी डिस्टेंसेस हैं, तो अगर हम स्केलिंग करते हैं तो ये भी एक स्केलिंग है कि ये ईस्ट है, कि ये वेस्ट है, कि ये नॉर्थ है, कि ये साउथ है, इस तरीके से भी हम बांट रहे हैं, दैट इज द स्केलिंग। फिर उसके बाद अगर हम इस तरीके से स्केलिंग करते हैं कि कौन किससे कितना दूर है, कौन किससे कितना पास है, तो ये भी एक तरीके की स्केलिंग है। ठीक, तो ऐसे कई तरीके से स्केलिंग की जा सकती है, और विदाउट द स्केलिंग वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ सम perfect type of analysis, or we are unable to reach any conclusion। फिर रॉ डेटा के रूप में सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हुई है, then we have to mold it, then we have to crack it, then we have to design it in the terms which is suitable for us। ऐसे करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो कितने तरीके के, अब आप देखते जाइए, थोड़ा सा जैसे ही पीछे से रिवीजन लेते हुए आएंगे आपको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। हम लोगों ने पहले क्या देखा कि यार कुछ पॉपुलेशन होती है, फिर उसका कुछ सैंपल बनता है। अच्छा भाई, तो ये जो सैंपल आपने बनाया, जो पॉपुलेशन बनाई, इसका बेस क्या था, कुछ क्वेश्चनेयर था, उससे हमने कुछ कलेक्ट किया था। तो जब आपने ये सारा बना लिया, अब आपको उसके बीच में फर्दर स्केलिंग भी करनी है, तभी तो आगे कुछ काम आप कर पाएंगे उसमें। तो स्केलिंग में 4 तरीके के बेसिक स्केल्स होते हैं, फटाफट से उसको लिख लीजिए आप। 4 टाइप के बिल्कुल बेसिक स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये 4 तरीके के नॉर्मल स्केल्स हैं। ठीक, नॉमिनल इज द लीस्ट लेवल ऑफ द स्केल। ये चीज़ों को बांटेगा, या इसमें भी आप कुछ मानदंड तय करके अपने डेटा को बांट पाएंगे इन द डिफरेंट सोर्सेस, लेकिन ये करेगा क्या, ये बहुत लीस्ट लेवल का परफॉर्मेंस आपको देगा। जैसे आप अपने डेटा को क्लासीफाई कर दो बिल्कुल सिंपल 4 या 2 या किसी भी टर्म्स में, और बड़े नॉर्मल किस्म के हों, कि जैसे आपके क्लास में सारे बच्चे हैं, उनको हम केवल बांट दें 2 उसमें कि कितने बॉयज़ और गर्ल्स, तो ये भी एक स्केलिंग हो गई कि हमने उनको कुछ बांटा है अलग अलग। और केवल अगर 2 टर्म्स में बांट दिया है, फर्दर उसकी कोई और किसी तरीके से कोई ग्रुपिंग्स नहीं है, देन इट इज़ ए वेरी नॉमिनल टाइप ऑफ स्केल। किसी भी एक एरिया की पॉपुलेशन को अगर हम इस हिसाब से बांट दें रिलीजन के हिसाब से, देन इट इज़ द नॉमिनल स्केलिंग। ठीक, तो जब ये आपके पास नॉमिनल स्केलिंग है, तो फर्दर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस रिगार्डिंग टू कंक्लूड इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ये दिक्कत देने लगते हैं आपको, इनमें ये इतना अच्छा काम भी नहीं करते और लेजिटिमेट नहीं है। मतलब अगर आप जो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस इस पर अगर लगाएं, तो उनको लगाने में दिक्कत होगी कि अगर हमने केवल 2 टर्म्स में बांट रखा है, 4 टर्म्स में या नॉमिनल स्केल में अपने डेटा को बांटा है, देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। कोई भी मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, ये पॉसिबल नहीं होगा। समझ आ रहा है आपको? अगर हमने किसी क्लास में केवल बच्चों को गर्ल्स और बॉयज़ में बांटा हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी दूसरी क्लास के बच्चों में भी यही रेशियो होगा, इतने ही गर्ल्स या इतने ही बॉयज़ होंगे, नहीं कह सकते हम। ठीक, तो ये जो नॉमिनल टाइप ऑफ स्केलिंग है, इसमें आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लेजिटिमेटली ऑपरेट नहीं हो सकती हैं। ठीक, एकदम क्लियर है ये, इसको अच्छे से क्लियर रखिएगा। तो ये बेसिकली आपके लिए क्या करता है कि जो भी आपकी रिसर्चेस हैं, उसके लिए ये पावरफुल लेवल ऑफ मेजरमेंट नहीं है इस तरीके की स्केलिंग। हाँ, ये काम करता है। किसमें काम करता है कि जब आपके कोई बहुत वाइड सर्वे हो,
वहाँ पे ये थोड़ा काम आपको कर देगा कि पहले तो आपको बड़े बड़े ग्रुप्स बनाने ही बनाने पड़ेंगे लंबे सर्वे में, बड़े सर्वे में। तो वहाँ पे आपको काम कर देगा और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में काम कर देगा। लिख लीजिए इसको आप, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। बिकॉज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, वो सीधे सीधे जाके आपके कहीं ना कहीं रिसर्च से कनेक्ट करते हैं। आप कतई ये मत समझिएगा कि बिजनेस या बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए यार ये मुझे रिसर्च से क्या लेना देना। अब आप बताइए, कभी भी अगर आप उसका प्रोग्राम, कोई भी ऐसा प्रोग्राम देखे जिसमें स्टॉक मार्केट की बात हो रही हो, तो वहाँ आप देखोगे वो ग्राफ की बात भी आपसे करेगा, वो बताएगा कि ये स्टॉक में ये लाइन चल रही है और ऐसा हो रहा है। तो व्हाट इज ऑल दैट? दैट इज द स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन द डेटा ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो ये आपसे कहीं अलग नहीं है। ठीक, अब वो तो रिसर्च ही हो गई ना। वो आपको बताएंगे कि यार कि इस स्टॉक में ऐसे ऐसे ये लाइन काम कर रही है, ये रिग्रेशन है, ये फलाना है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आगे आने वाले में इस तरीके के प्राइसेस, इस तरीके की ट्रेंड या फ्लो हो सकता है। एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी कंक्लूडेड? बाय द हेल्प ऑफ द रिसर्च और बाय द हेल्प ऑफ द स्टैट्स। अकाउंटिंग के साथ उसको उन्होंने एडजस्ट किया, मोल्ड किया। क्लियर? अकाउंटिंग डेटा को यूज किया। तो पहले तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि दे स्टैटिस्टिकल मेथड्स विच यू आर गोइंग टू रीड या जो आप पढ़ रहे हैं, इनका आपके अकाउंट के साथ पूरा पूरा ताल्लुक है। ये मत समझिएगा कि इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, कभी भी आप उठा के देखो, कमोडिटी एक्सचेंज को देखो या स्टॉक मार्केट को देखो या बिजनेस की कई सारी न्यूज़ेज आने लगी हैं टीवी पर, उनको कभी सर्च करके देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। कोई भी एनालिस्ट पैनलिस्ट बैठा होगा तो वो यही बता रहा होगा आपको सारा, कि ये ऐसे चल रहा है, ये वाला स्टॉक ऐसे चल रहा है, इसमें इतना बीटा है, वो सब आगे की बातें आपसे होंगी। ठीक, तो बात समझ आ रही है आपको कि इसका आपसे कनेक्ट है। ये मैंने इसलिए बोला कि आपका जुड़ाव बना रहे केवल। तो नॉमिनल स्केल आपके लिए क्या काम करता है? बड़ी बेसिस पे ग्रुपिंग्स कर देता है। तो जब बड़ी बेसिस पे ग्रुपिंग्स हैं तो किसी तरीके की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आपकी अप्लाई होना दिक्कत होती है, समझ नहीं अच्छे से हो पाती है। हाँ, ये किन किन सर्वेज में या उसमें रिसर्च में काम कर सकता है? जब आप सर्वे पे काम कर रहे हो। सेकेंडली, जब आप किस पे काम कर रहे हो? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पर, कि मतलब आपकी जो घटना है वो घट चुकी है, हो चुकी है। तो जब सारी चीजें हो चुकी होती हैं तब आपको आगे इन्फ्रेंसेस नहीं देने उससे, आपको तो उसको केवल कलेक्ट करके रख लेना है। तो वहां पर आप नॉमिनल स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना? कि जैसे अब आप लोगों के रिजल्ट निकल जाएं, उसके बाद डेटा हमें कलेक्ट करना हो, तो वहां पे हम नॉमिनल स्केलिंग कर सकते हैं सिंपली। वहां पे वो अच्छे से काम करेगी। 60% के नीचे वाले कितने, ऊपर वाले कितने, और एक रिकॉर्ड बना के रख लिया। दैट इज द एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, कि चीजें हो गई, घटना घट गई, उसके बाद का डेटा कलेक्शन है और उस पर एक इंटरप्रिटेशन हमें ड्रॉ करना है कि अब इसमें कितने इस परसेंट वाले थे यार, तो इनके नंबर कैसे आए, एक रिलेशन ड्रॉ करना है केवल। फर्दर उस डेटा के बेस पर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे कि इसमें ये परसेंटेज है तो आगे ऐसा ही परसेंटेज होगा, ये नहीं कर सकते नॉमिनल में। क्लियर? एक्स पोस्ट फैक्टो में तो काम कर जाएगा ये। नाउ दूसरा स्केल जो मैंने आपको लिखाया था, दैट इज द ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, ORDINAL। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में, यानी जो भी आपका डेटा है उसको आप एक ऑर्डर में लगाइए। ठीक, यस, हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल तो मतलब ही हो गया ना एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब जो चीज हो चुकी है। ठीक है ना बेटा? जो चीज हो चुकी है वही तो हिस्ट्री है। वो उसी को कहने का एक दूसरा तरीका है, एक्स पोस्ट फैक्टो। ये वर्ड मैंने बोला आपको, परफेक्ट रिसर्च का वर्ड है, इसको अच्छे से लिख लो आप। ये आप लिखोगे तो लगेगा और ज्यादा पढ़ा है। हिस्टोरिकल तो बिल्कुल थियोरेटिकल है। ठीक ना बेटा? हिस्ट्री तो वही है जो हो चुकी है, विच इज पोस्ट। तो जो हो चुका है वो हिस्टोरिकल डेटा है, तो उस पर आप लगा सकते हो, क्योंकि उस पर आपको कुछ फर्दर करना नहीं है। और उसका उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कभी ऐसे ड्रॉ नहीं होगा कि इसमें ऐसा हुआ है तो आगे ऐसा ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल स्केल क्या हो गया कि आप अपने डेटा को एक ऑर्डर में रखो, मतलब 1 2 3 4 5 6, दिस इज द ऑर्डर। या उल्टे ऑर्डर में रख लो, 10 9 8 6। तो कोई भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपने डेटा को रखो। जब आप अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे तब आप कुछ फर्दर क्या काम कर सकते हो? ये एक स्केलिंग कैसी हो गई, लोएस्ट से थोड़े अपर लेवल की। इसमें अब आप क्या कर सकते हो? जब आपको पता है, लाइन से पता है, कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे
कि यार कानपुर से ईस्ट में जा रहे हैं तो ये शहर पढ़ रहे हैं, तो वेस्ट में जा रहे हैं तो ये शहर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब आपको बिटवीन द टू सिटीज की दूरी पता हो सकती है, क्योंकि एक ऑर्डर में आपने लगा दिया है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, तो ये काम आपके हो सकते हैं। मतलब उस पूरे डेटा सेट में आप मीडियन निकाल सकते हो कि बीच में क्या है। कल को अगर ये बात हो कि दिल्ली से लगा करके गोरखपुर के बीच में ये जो सड़क जा रही है, इसके बीचों बीच क्या पड़ेगा, हम जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा ऑर्डर में लगा हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू नॉर्थ, वट एवर द ऑर्डर, उस ऑर्डर में लगा हुआ है। तो हम जान सकते हैं कि इस पर ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ रही हैं, इसमें बीच में ये पड़ रही है, ये प्लेस है। ठीक, तो आप मीडियन निकाल सकते हो, परसेंटाइल निकाल सकते हो। ठीक है, कि किस परसेंटाइल पे किस पोजीशन पे खड़ा, मतलब जितने भी पोजीशनल पॉइंट्स हैं उनको आप रिकवर कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द ऑर्डिनल डेटा। ठीक है ना, क्वार्टाइल जान सकते हैं आप, 3 क्वार्टाइल जान सकते हैं, जब परसेंटाइल जान सकते हो तब तो सब कुछ जान सकते हो। ठीक ना, क्वार्टाइल तो 25% है, और फिर उसका थर्ड क्वार्टाइल जान लो, मीडियन जान लो, वो तो 2 क्वार्टाइल है। जब आप परसेंटाइल जान लेंगे तो आप सब जान लेंगे। तो ऑर्डर फॉर्म में जब आप डेटा को रखते हो तो मीडियन, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, ये सब काम आप जान सकते हो। और साथ ही साथ रैंक को रिलेशन जान सकते हो। अंडरलाइन करिएगा इसको, सारे को रिलेशन नहीं, रैंक को रिलेशन। ठीक, क्योंकि रैंक को रिलेशन रैंकिंग पे डिपेंड करता है। ठीक, इसलिए ये मिल जाएगा। ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब इसको समझ लेंगे कि ये कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो रैंक को रिलेशन आप जाके इस पे जान पाएंगे आप। तो ये इसके कोफिशिएंट जान पाएंगे रैंक को रिलेशन के। इतनी चीजें आपको पता चलेंगी। मतलब अगर ऑर्डर में डेटा है तो यू आर गोइंग टू अप्लाई द थिंग्स, और यू आर एबल टू नो थिंग्स विच आर ऑफ द पोजिशनल नेचर, जिनका पोजीशन से रिलेटेड कोई नेचर है, जो पोजीशन से जुड़ी हुई हैं, उनको आप अच्छे से जान सकते हैं। ये आपका ऑर्डिनल स्केल पे काम करेगा। तो ये नॉमिनल से बेटर हो गया। देन द इंटरवल स्केल। अब जो आपके पास डेटा है इसको आप इंटरवल में रखिए। और ये आपने इंटर में जब आप पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट ईयर इंटर 10th में, जिनकी थोड़ी सी भी जो स्टैट्स अगर आपने पढ़ी होगी, अधिकतर बच्चों ने पढ़ी होगी, तो उसमें आप देख रहे होगे स्केल होता है वो 0 से 10, और फिर वो 11, 10 से 20, और 20 से 30। तो दिस इज द इंटरवल, कि आप अपने डेटा को इंटरवल्स में बनाया है, थोड़ी थोड़ी दूरी में। ठीक, तो ये जब आप थोड़ी थोड़ी दूरी में इस तरीके के डेटा को बनाते हो, देन यू आर एबल टू मेक स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस ऑन सच टाइप ऑफ डेटा। इनमें एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, मीन भी निकाला जा सकता है। और जब मीन निकाला जा सकता है तो फिर सब कुछ हो सकता है, कि अगर हमें किसी की मिड वैल्यू मीन के रूप में पता है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मीडियन, तो अगर हमें मीन के रूप में पता हुई है तो मीन एक्चुअली नंबर का बीच की वैल्यू है, मीडियन पोजीशन के बीच की वैल्यू है। तो अगर हमें नंबर्स या उसकी वैल्यू के टर्म्स में उसके बीच की बात पता है, तो हम ये भी जान सकते हैं कि सेंट्रलाइज लोकेशन से बाकी चीज़ें कितनी दूर हैं, यानी एवरेज फॉर्म में इस डेटा को कैसा होना चाहिए। और जो बाकी चीज़ें हैं अगर वो दूर हैं तो दोज आर द डिविएशंस, वो डिविएशन है कि कितनी कितनी दूर है। अब इस डिविएशन को कैलकुलेट करके आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी जान सकते हैं, मीन डिविएशन भी जान सकते हैं। तो एक दफ़े अगर मीन मिल जाएगा तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी मिल जाएगा, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन मिल जाएगा तो फिर कोरिलेशन भी आप जान सकते हैं, रिग्रेशन भी जान सकते हैं। अगर दो सेट ऑफ डेटा के बीच में कंपैरिजन आप करते हैं कि कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टाइप के डेटा है, तो अगर हमारा डेटा इंटरवल स्केल में है तो फिर हम ये सारी चीज़ों पर काम कर सकते हैं और इनको जान सकते हैं। ठीक, तो अभी डेटा को केवल हम इस ढंग से समझ पा रहे हैं कि डेटा जो हमारे पास आया है उसको किस किस तरीके से स्केलिंग या उनका बंटवारा कर सकते हैं हम। सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझ लीजिए, उनका बंटवारा या उनकी पहचान, या उनको कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इन द डिफरेंट टर्म्स। तो एक सिंपल था नॉमिनल, उसके बाद था एक ऑर्डर में लगाना ऑर्डिनल, फिर इसके बाद था आपका इंटरवल। तो इंटरवल में आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन होने शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ आपको अपनी तरफ से केवल लिख देनी कि व्हेन वी आर गोइंग टू मेक और यूज द इंटरवल स्केल, देन वी हैव टू पुट द आर्बिट्ररी 0।
अपनी तरफ से एक ज़ीरो की वैल्यू आपके पास आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी डेटा की वैल्यू ज़ीरो होती नहीं है। ठीक, ज़ीरो नहीं होगी, तो आपको आर्बिट्री ज़ीरो लगाना है। अब 0 से 10, अरे कोई भी डेटा या कोई भी चीज़ आपने कलेक्ट की होगी तो या तो 1 होगा या 2 होगा। अब फ्रीक्वेंसी उसमें आप गेज करोगे कि 0 से 10 के बीच में कितनी आई, तो ज़ीरो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। तो ज़ीरो आर्बिट्री, ये आपको लगाना है। इसको लिख लीजिए, कहीं भी बोल दीजिएगा। ठीक, आर्बिट्री ज़ीरो लगता है इन द केस ऑफ द इंटरवल स्केल। अब फिर वो इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, ये आगे बात करेंगे कि इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ इंटरवल स्केल क्या है, इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ इंटरवल स्केल क्या है, ये आगे जब हम लोग इसके एनालिसिस पे चले जाएंगे, एनालिसिस ऑफ डेटा पे। अभी केवल स्केलिंग की बात हो रही है। तो सिंपल टास्क के स्केल्स हैं, एक नॉमिनल डिस्कस हो गया, ऑर्डिनल डिस्कस हो गया, इंटरवल इससे आपका काफ़ी पाला पड़ चुका होगा, इसको आप बताते ही समझने लगे होंगे। इस पे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस अच्छे से लग सकते हैं। ऑर्डिनल पर भी आपके पोजिशनल स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन लग सकते हैं जो पोजीशन से रिलेटेड है। दोबारा दोबारा दोहरा दे रहा हूँ, कंफ्यूज करते ही मत होइएगा। ऑर्डिनल पे केवल वो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन काम करेंगे जो पोजीशन से रिलेटेड है, क्वार्टाइल, मीडियन, परसेंटाइल एंड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक, इतनी चीज़ें उसमें मिलेंगी। इंटरवल स्केल में आपको मीन मिल जाएगा, और जहाँ मीन मिल जाए तब आप समझ लीजिए कि लगभग सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि मीन से ही डिविएशन है, मीन से ही आगे की सारी बातें। ठीक, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। तो एक छोटी सी इसमें बात और कर लें, कि अब जब ये लग जाएगा आपके पास, तो फर्दर आपके लिए टी टेस्ट भी इसमें अप्लाई हो सकता है, एफ टेस्ट भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हो सकती है। इंटरवल स्केल है तो ये सारे काम हो सकते हैं। देख लीजिए, आपके लिखने के लिए अच्छा है। थ्योरी में जब आपको इंटरवल स्केल में मैंने क्या क्या बोला, जब मीन मिल सकता है, डिविएशंस मिल सकते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी मिल सकता है, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन मिल सकता है तो फिर कोरिलेशन भी का कोफिशिएंट भी मिल जाएगा, कोरिलेशन भी मिल जाएगा, रिग्रेशन भी मिल जाएगा। और जब ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं तो एफ टेस्ट भी अप्लाई हो सकता है, टी टेस्ट भी अप्लाई हो सकता है। मतलब हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग भी हो सकती है कि हाइपोथेसिस भी आप बना सकते हो और उसको भी टेस्ट कर सकते हो। ये होती क्या है, ये सब आगे की बातें हैं, अगर आपके कोर्स में होंगी तो डिस्कस हो जाएंगी। अब अगला है रेशियो स्केल। ठीक, रेशियो स्केल, क्या अब आप स्केलिंग जो कर रहे हो वो रेशियो के टर्म्स में है, और ये रेशियो के टर्म्स की जो स्केलिंग है, ये स्केल सबसे ज़्यादा ऑब्सोल्यूट है। ठीक, क्योंकि ये आपके जो स्केलिंग है वो बिल्कुल इसको परफेक्ट बनाता है। क्या आपने जो स्केलिंग की उसमें रेशियो है आपके, कि अगर आपको पता है कि किसी चीज़ में 4 और 4:7 का रेशियो है, तो अब कितनी भी इस नंबर में पॉपुलेशन बढ़ती चली जाए, अगर ये रेशियो अप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको 4 टाइम्स कर देंगे तो 16 to 28 हो जाएगा, 5 टाइम्स कर देंगे तो उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये हो गई रेशियो स्केलिंग। तो अगर किसी में रेशियो स्केल है तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, और ये आपकी काम करती है, पर ये ऑब्सोल्यूट होती है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इस पर आपको स्टैट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नंबर फॉर्म में ही आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और ये किस पे काम कर सकती है, हाइट पे, वेट पे, डिस्टेंस पर, इन पे सब पे काम कर सकती है। इसमें आपके लिए सब तरीके के स्टैटिकल टेक्निक्स अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशंस भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब हो सकता है। और ये जनरली आप किस में देखते होगे इस्तेमाल हो रहा है, अगर पीछे आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। Geometric mean and harmonic mean is the good example of the ratio scaling. ठीक, और सेंट्रल टेंडेंसी के लिए ये भी काम करते हैं, तो जब ये सेंट्रल टेंडेंसी के लिए काम करते हैं तो कोफिशिएंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो नाउ नॉर्मल टाइप ऑफ स्केलिंग के 4 जो मेथड्स हैं वो लगभग डिस्कस हुए हैं। तो वट एवर यू हैव नोट डाउन, और वट एवर हैव यू जस्ट you have put in your memory, if there is any query regarding the discussions we have made up till now, so you may please raise it. आप उसको रेस कर लें, पूछ लें अभी। यस बेटा, एनी क्वेरी?
कोई क्वेरी है बेटा इस पर? रेशियो स्केलिंग, ओके। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं जो नॉमिनल में है, ऑर्डिनल में और इंटरवल में। यू कैन से ये जो 4 स्केल हैं ये एक लेडर की तरीके से, जो वैल्यूज नॉमिनल में हैं अगर आप ऑर्डिनल पे जाओगे तो नॉमिनल वाली वैल्यूज भी उसमें मिलेंगी और ऑर्डिनल वाली भी मिलेंगी। अगर आप उससे आगे बढ़ करके इंटरवल पे जा रहे हो तो उसमें नॉमिनल की भी वैल्यू है, उसमें ऑर्डिनल की भी वैल्यू है और उसमें इंटरवल की भी वैल्यू है। अगर हम रेशियो पे जा रहे हैं तो उसमें इन सब की क्वालिटी है। कारण, पहले तो ये बात समझ आ जाए जो नई बात अचानक आ गई है कि अगर आप मान लीजिए ऑर्डिनल पे जा रहे हैं तो हम नॉमिनल में क्या कर रहे थे, सिंपल क्लासिफिकेशन। तो हम ऑर्डिनल में क्या कर रहे हैं, हम भी तब भी तो क्लासिफाई कर रहे हैं चीज़ों को नंबर्स के हिसाब से। और मैं अगर ये बोल दूं कि 1 से 100 तक हमने नंबर लगा रखे हैं, 25 तक इधर कर दो, 25-25 के ग्रुप बना दो, हो गया नॉमिनल, सिंपल नॉमिनल। और लेकिन साथ ही साथ ऑर्डिनल भी हो रहा है। तब अगर हम रेशियो पे जा रहे हैं तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 नॉमिनल आराम से बिल्कुल बटा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये इंटरवल नॉमिनल भी हो गया है और ऑर्डिनल भी हो गया है कि 0 से 10 एक ऑर्डर में, 10 से 20 दूसरा ऑर्डर, एक ऑर्डर में चल रहा है ना सारा। तो ऑर्डिनल भी हो गया, साथ ही साथ इंटरवल भी हो गया। अब अगर हम रेशियो पर जा रहे हैं तो रेशियो क्या कर रहा है, बिल्कुल इसमें परफेक्ट नंबर्स हैं। इसे टू नंबर्स आर इंडिपेंडेंट, उनकी जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल मीनिंगफुल है। उसको आप बांट रहे हो एकदम। आप ऐसे बोल रहे हो कि अगर मैं इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि 4 आम के बराबर अगर ये 10 अमरूद हैं, ये आपका रेशियो है। तो बेटा एक तो ग्रुपिंग भी बन गई इसमें, ठीक, नॉमिनल स्केलिंग भी हो गई। अब ये इंटरवल भी 4 और 8 या 10 जो भी मैंने बोला, 4 से और कोई चीज 10, इनकी वैल्यू अगर एक सेम है तो ये रेशियो ये मेंटेन है, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। इसमें कोई भी स्केलिंग आप कोई भी लगाइए, कोई भी का मतलब कोई भी इंटरवल आप लगाइए, और ये ऑर्डर में भी मेंटेन है। जैसे 4 से 8 के बीच में अगर सेम प्राइस है किन्हीं दो चीजों का, तो अगर हम इसको बोल दें कि 4 से 8 का हम 3 गुना कर दें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 12 से 24। तो ये एक तरीके का ऑर्डर भी बन रहा है कि हम धीरे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक। नॉमिनल ग्रुपिंग भी हो रही है। अगर इनको आप इंटरवल में बनाना चाहो तो ये इंटरवल भी बन रहे हैं। साथ ही साथ इनके बीच का डायरेक्ट कनेक्ट रेशियो के हिसाब से ये इस तरीके की स्केलिंग रेशियो स्केलिंग होती है कि अगर कोई दो चीज़ों के कंपैरिजन बोलें कि इसकी वैल्यू सेम है, ठीक है, दिस इज द रेशियो स्केलिंग। या जैसे आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो तो आप क्या करते हो कि उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपने उन तीनों का स्क्वायर वो रूट ले लिया, ठीक, 3 अगर वैल्यूज हैं तो आपने उनका स्क्वायर रूट ले लिया। तो आपने क्या किया, उनको उनकी आप जब जोड़ करके आप निकालते हो देन इट इज द सिंपल एवरेज या मीन है वो, सिंपल अर्थमेटिक मीन। लेकिन जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो तो आपने एक रेशियो तो उनके बीच डिसाइड कर दिया है एक तरीके से कि अब जो वैल्यू आपकी निकल के आती है उसको आप उस नंबर के साथ की वैल्यू के में मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द टोटल वैल्यू ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। तो रेशियो स्केलिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट स्केलिंग है इन द टर्म्स ऑफ कनेक्शन विद द टू नंबर्स और द टू वैल्यूज और द थ्री वैल्यूज। ये रेशियो अगर हमारा बन गया कि आगे ये 4 4 4 के ग्रुप में ही हम उठा रहे थे, दिस इज द रेशियो इफ यू हैव मेंटेन, तो इसमें आपका नॉमिनल भी आ जाएगा, इसमें ऑर्डिनल भी आ जाएगा, इसमें इंटरवल भी आ जाएगा। एनी अदर डाउट रिगार्डिंग द रेशियो स्केलिंग? यस उज्जवल जी। ओके, तो ये तो सारे बेटा वो स्केल्स थे कि जब हम किस पर काम कर रहे थे, जब हम काम कर रहे थे कि हमारे पास जो डेटा कलेक्टेड है वो इजीली रिप्रेजेंटेबल है इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। मतलब हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो उनको हम न्यूमरिक फॉर्म में वो एक्चुअली हैं, उनको मैंने कलेक्ट किया हुआ है, ईजिली है कन्वर्टेबल। कुछ जब ऐसे डेटा हमारे पास आ जाते हैं कि जहाँ पर हमको काम करना होता है और वो
न्यूमेरिक फॉर्म में है नहीं, हमको न्यूमेरिक फॉर्म में उसे बनाना होता है, क्योंकि मुझे तो स्टैट्स अप्लाई करनी है। और पहली दूसरी क्लास में मैंने आपको बोला था व्हाट इज द स्टैट, स्टैट इज द नंबर, इस टाइप की कुछ डेफिनेशन शुरू हुई थी। तो जब तक आप चीज़ों को न्यूमेरिक फॉर्म में डिफाइन नहीं कर पाओगे, किसी भी तरीके के स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस उस पर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक। और जब आप किसी के एटीट्यूड को, जब किसी भी चीज़ के एट्रीब्यूट को, जब किसी की भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, कई सारी चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं ना, तो जब इन पर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो इन पर जो हमको वैल्यूज या आंसर मिलते हैं, देन वी हैव टू असाइन सम न्यूमेरिक वैल्यूज ऑन इट। ये कठिन काम हो जाता है सबसे ज्यादा। आर यू गेटिंग? अब आपने सीधे एक, आप किसी से सवाल पूछो भाई कितने आम आप दिन में खा रहे हैं आजकल, या कितने खाते हैं, आपकी चॉइस कितनी, तो कोई बोलेगा एक, कोई बोलेगा दो, कोई बोलेगा एक से तीन के बीच में। ठीक। तो ये तो आपको बिल्कुल न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा मिल रहा है। अब आप पूछ लो यार कि इस गर्मी के सीजन में आम और खरबूजा और तरबूज और जामुन सब आता है, अब आपकी पसंद बताइए, इसमें आप रैंकिंग बताइए। अब ये दिक्कत का काम हो गया आपके लिए, वो 1 2 3 4 5 बता रहा है। कभी बोलेगा नहीं यार ये वाला ज्यादा अच्छा है, तो ये वाला कम कमजोर है। बात समझ आती जा रही है आपको? ऐसे किसी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की कोई रिसर्च है, तो अगर आप उसको बोलोगे ये चीज, ये कार आपको पसंद है, पहला क्वेश्चन, तो वो बड़ा अजीब सा जवाब देगा आपको, हाँ यार पसंद तो है पर इस कारण से पसंद है, इस कारण से थोड़ी नापसंद है। देन यू हैव टू बाइफरकेट योर क्वेश्चंस इन द डिफरेंट मैनर, in the terms of design, in the terms of color, in the terms of interior, in the terms of their speed, in the terms of so many factors, जिसके हिसाब, जिसके आधार पर लोगों की पसंद नापसंद तय हो सकती है। अभी डिजाइन का फैक्टर है कि डिजाइन के फैक्टर पर आपने बोला, किसी को पूछा कोई सवाल, तो अब उसके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल न्यूमेरिक फॉर्म में एकदम कैसे आप उसको कर पाओगे? अब वो बोलेगा हाँ पसंद, ये आपको ये डिजाइन पसंद है, तो आपको उसको रेंज देनी पड़ेगी। यस नो इज नॉट वेरी परफेक्ट। समझ आ रहा है ना आपको? यस नो इज नॉट वेरी परफेक्ट। क्योंकि हर ऐसा बेटा बहुत कम होता है कि आपके मन की अगर कोई चॉइस है तो आप पूरी तरीके से एग्री कर जाओ या पूरी तरीके से डिसएग्री कर जाओ। ऐसा जल्दी होता नहीं। आप मुझे खुद ही बताइए, आप दिन में एक बार अगर शीशा देख रहे हैं, तो देखते से आपको लगेगा आई एम ओके, कितने भी सही होंगे तो आपको लगेगा यार थोड़ा सा तो मैं बाल हिला लूं, तो ये जो बाल हिला लूं या थोड़ा सा ऐसे कर लूं, ये क्या है? ये बोल रहा है कि देयर इज अ रेंज, एक रेंज होती है बिटवीन द सिलेक्शन और बिटवीन द रिजेक्शन। क्या आप किसी को रिजेक्ट भी करते हो तो देयर इज अ डिग्री कि कितना ज्यादा रिजेक्ट कर रहे हो, या अगर किसी को सेलेक्ट कर रहे हो तो कितना ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी चीज को ओके कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए टिक कर रहे हैं, तो एक रेंज होगी। कोई बोलेगा आई एम परफेक्टली एग्री, इसको छोड़ के मैं कोई दूसरा लेता ही नहीं हूं, तो इसको आप बोलेंगे हाईएस्ट रेंज। आ रही है ना बात आपको समझ में? कोई बोलेगा हाँ इसको हम यूज करते हैं, लेते हैं, तो ये थोड़ी छोटा लेवल है। कोई बोलेगा हाँ लेते हैं, तो ये थोड़ा तीसरा लेवल है। अगर हम लेवल पे इसको बांटे तो कोई बोलेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सामने पड़ जाता है उसी को ले लेते हैं। फिर कोई बोलेगा इसे तो मैं पसंद ही नहीं करता हूँ। फिर कोई बोलेगा ये तो मुझे दिख जाए तो मैं रास्ता ही बदल लेता हूँ, ये प्रोडक्ट तो मैं लेना ही नहीं चाहता। तो आपको समझ आता जा रहा है कि देर इज अ रेंज बिटवीन द एसेंट और द डिसेंट। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, किसी के माइंड के फ्लो को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब ये आप कर कैसे रहे हो? क्वेश्चन के थ्रू, कि कोई क्वेश्चन आपने पूछे, उसमें आपने अपने हिसाब से बनाया, एग्री, हाईली एग्री, डिसएग्री, टोटली डिसएग्री, न्यूट्रल, कोई भी इस तरीके की रेंज बन सकती है। तो जब आप इस तरीके की रेंज बना करके डेटा को कलेक्ट करते हो, देन इट इज कॉल्ड द स्केलिंग टेक्निक्स। यहाँ पे टेक्निक्स आ जाती है सारी। बात समझ आती चली जा रही है? क्योंकि हमको अपने डेटा को तो अब अपने हिसाब से बनाना है, हमें तो कोई रिजल्ट कंक्लूड करना है। ठीक, वी आर गोइंग टू यूज द डेटा फॉर एनी इनोवेशन और फॉर एनी फर्दर चेंजेस और अपग्रेडेशन इन द प्रोडक्ट। हमको कुछ भी करना है, स्टेट्स स्टेट्स हम बना ही इसीलिए रहे हैं। ठीक। और मुझे नंबर फॉर्म में चाहिए भी, कि अगर हम नंबर फॉर्म में नहीं रखेंगे तो हम तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे।
बात समझ आती जा रही? तो एक न्यूमरिक तो वैल्यूज आपको देनी ही देनी पड़ेंगी। और जब आप किसी के टेस्ट को, किसी के प्रेफरेंस को, किसी की साइकोलॉजी को, किसी के एट्रीब्यूट्स को, एटीट्यूड्स को अगर आप नंबर्स देना चाहें, देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ये कठिन काम हो जाता है। ठीक है ना? तो आप ही देख लीजिए ना, हमारे अगर आपके भी अगर 5 दोस्त होंगे, तो पांचों के साथ आप एक जैसी दोस्ती महसूस करते होंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो अब बात आ गई ना आपके अंदरूनी व्यवहार की। तो पांचों के साथ आप एक जैसे रह सकते हैं? नहीं। इसकी ऐसे ही किसी प्रोडक्ट के साथ कोई कस्टमर एकदम एक जैसा रह सकता है? नहीं। एक ही घर में अगर एक प्रोडक्ट जा रहा है तो 5 लोग हैं, तो पांचों के कुछ ना कुछ डिफरेंट व्यू होंगे, बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। ना मानिए तो आप घर ही में किसी प्रोडक्ट को एक एग्जाम्पल की तरह ले लीजिए और आपस में डिस्कस कर लीजिए। फादर का कुछ थोड़ा व्यू हो सकता है, तो मदर का कुछ दूसरा व्यू हो सकता है, तो बच्चों का कुछ और, तो भाई का कुछ और, तो बहन का कुछ और। हल्का डिसिमिलर जरूरी जरूर होगा, क्योंकि एक जैसा तो हर एक की सोच ईश्वर ने बनाई ही नहीं है। तो सेम विद द रिजल्ट्स व्हेन यू आर गोइंग टू गेज। तो जो आंसर आपको मिलेंगे उनको अब आपको न्यूमेरिक वैल्यूज देनी है। दिस इज अ टाइप ऑफ स्केलिंग। अब आपने जो डेटा कलेक्ट किया, अब उसकी स्केलिंग करनी है आपको, तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में डिफाइन हो पाएगा। और जब न्यूमेरिक फॉर्म में डिफाइन हो पाएगा, तो फिर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस लग पाएंगे। अब जिन लोगों ने पहले से इस पे बहुत सारे काम किए हुए हैं, उनकी अप्लाइड की हुई कई सारी टेक्निक्स हैं, जो हमको आपको पढ़नी है। अभी तक हमारा डिस्कशन क्या था कि आपको ये समझ आ जाए कि अब हम लोग किस तरीके की स्केलिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो मैंने आपको 4 सिंपल प्रकार बताए स्केलिंग के। ठीक, स्केलिंग बताई होती क्या है। अब इसकी टेक्निक्स बताने जा रहे हैं हम आपको। एक तो नंबर फॉर्म में अगर आपको डायरेक्टली मिल रहा है, देन देयर इज नो इशू। अगर नंबर फॉर्म में नहीं मिल रहा है, एंड यू आर मेकिंग और मोल्डिंग योर डेटा और द इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा इन द टर्म्स, आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो कुछ तरीके के स्किल्स हैं जो आपको अब अप्लाई करने पड़ेंगे या करने चाहिए। तो कुछ के नाम लिख लीजिए, जितने हो सकते हैं आज की क्लास में डिस्कस हो जाएंगे, जो बचेंगे वो आगे डिस्कस हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। गटमैन स्केल, GUTTMAN, गटमैन स्केल। इसको गटमैन स्केलोग्राम भी बोलते हैं, गटमैन स्केलोग्राम। और ये क्यूमुलेटिव स्केल भी बोलते हैं इसको, क्यूमुलेटिव स्केल। दूसरा थर्स्टोन्स, थर्स्टोन, THURSTONE apostrophe S, थर्स्टोन्स इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल। पहला स्केल था हम लोगों का गटमैन स्केल। दूसरा स्केल है थर्स्टोन्स इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल। इसको डिफरेंशियल स्केल भी बोलते हैं, डिफरेंशियल स्केल। तो गटमैन स्केल कोई गटमैन साहब थे, उन्होंने इसको इजाद किया है। और थर्स्टोन स्केल कोई थर्स्टोन साहब थे, उन्होंने इसको इजाद किया है। ठीक है। तीसरा है सीमांतिक डिफरेंशियल स्केल। सीमांतिक डिफरेंशियल स्केल, और इसको डेवलप किया है चार्ल्स ई ऑस्कुट। ठीक है। चौथा लिख लीजिए लाइकर्ट स्केल, LIKERT एपोस्ट्रोफी एस, लाइकर्ट्स स्केल। और इसको बोलते हैं समेटिव स्केल। छोटे समय में आपकी छोटी क्लास में समेटिव एग्जाम होते थे, तो ये समेटिव स्केल है। ठीक। अगला मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग।
मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। नेक्स्ट, फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस। और अगला लास्ट, क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्केलिंग टेक्निक्स मैंने आपको लिखवाई, जल्दी से एक दफ़ा उसको मैं फिर बोल देता हूँ, जिसका अगर कुछ छूटा होगा तो वो लिख लेगा, वरना जिनके जिनके पास नोट है वो जल्दी से उसको मिला लेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी तो आप उसको मुझसे पूछ लेंगे। तो सबसे पहला है गटमैन स्केल, जिसको कि एक नाम और है गटमैन स्केलोग्राम स्केल, और इसको क्यूमुलेटिव स्केल्स भी बोलते हैं। अगला है थर्स्टोन्स इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल, और इसको डिफरेंशियल स्केल भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, सिमांटिक डिफरेंशियल स्केल, इसको डेवलप किया था चार्ल्स ई ऑस्गुड ने। नेक्स्ट वन, लाइकर्ट्स स्केल, और इसको समेटिव स्केल्स भी बोलते हैं, समेटिव। अगला है आपका मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। फिर इसके बाद है आपकी फैक्टर एनालिसिस। ये भी स्केलिंग ही है। अगला क्लस्टर एनालिसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हो गई आपके लिए। चलिए, तो एक आध तो अभी डिस्कस हो सकती हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। गटमैन। तो ये गटमैन स्केलिंग इज द क्यूमुलेटिव स्केलिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि आपके जो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप लिखते चले जाइए ऊपर टेबल फॉर्म में। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर, ऐसे ऊपर की ओर। ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे आपने जो पूछते हैं ना आप क्वेश्चन क्वेश्चन एयर में, दोज आर द स्टेटमेंट्स। ठीक ना, वही आपके स्टेटमेंट आप पूछ रहे हो, भाई मेरी ये गाड़ी पसंद है, आज इसका यार ये जो कलर है ये पसंद है, क्वेश्चन वन। इसका डिज़ाइन पसंद है, क्वेश्चन टू। इसके जो ये स्पीड है, इससे आप ठीक है, ये पसंद है नापसंद है, क्वेश्चन थ्री। इस तरीके के आपने कुछ क्वेश्चन बनाए, फिर प्रोडक्ट इज द कार। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, जितने भी बनाए आपने। और एक साइड में आप किसको लिखते चले जाओ, रिस्पॉन्डेंट वन टू थ्री फोर, जितने पे भी आपने पूछा है, जितने लोगों से आपने रिस्पॉन्स कलेक्ट किया है, 20, 30, 50, 100, वट एवर। तो ये आपने कर लिया। ठीक। अब मेन बात क्या है गटमैन में, ये जो भी क्वेश्चन आपको पूछेगा इसमें केवल यस नो के आंसर लेगा। नोट डाउन, आंसर इज ऑफ जस्ट यस और नो नेचर। ठीक। आपको रेंज नहीं देगा कि आप इससे कलर से हाईली एग्री हैं, डिसएग्री हैं, तो हाईली डिसएग्री हैं। ऐसा स्केलिंग नहीं होती इसमें। गटमैन में, गटमैन क्या करेगा आपको कि अगर उसने बोला कि आप मेरी डिज़ाइन पसंद है या ना पसंद है, डायरेक्टली बताइए, आर यू एग्री विद दिस डिज़ाइन, यस और नो। तो या तो आप यस मार्क करोगे या नो मार्क करोगे। ठीक। ऐसे ही उसने आपके 10 क्वेश्चन से रिस्पॉन्डेंट वन से 10 आंसर ले लिए, तो उसको केवल यस और नो में मार्क करना है। उसने रिस्पॉन्डेंट ए के वन के आगे ये देख लिया कि हाउ मेनी आंसर्स ही हैज गिवन इन द अफर्मेटिव मोड, कितने इन्होंने यस दिए। अब उसे पता चले 7 यस दिए, तो उस टेबल के आखिरी में 7 लिख देगा, 7। क्लियर। अब ऐसे ही उसने 30 रिस्पॉन्डेंट के लिए आंसर्स, तो 30 रिस्पॉन्डेंट के आंसर लेने के बाद में फिर वो पहुंचता है नीचे, तो वो वहां पे उसका टोटल लगा देगा कि क्वेश्चन नंबर वन के अगेंस्ट में कितने यस मिले या कितने नो मिले। ठीक।
यस नो का वो क्या कर रहा है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ले रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव स्केल। उसने रिस्पोंडेंट को भी किस में फिट कर दिया कि ये मेरे प्रोडक्ट के साथ, अगर मान लीजिए रिस्पोंडेंट वन ने कार को लेकर के 10 सवाल थे कि इसके टायर की एक्सपेंशन, इसके एक्सल, इसका बैक डोर, इंटीरियर मिला के अगर 10 क्वेश्चन थे, 10 पे किसी ने 7 में यस किया है, 3 में नो किया है, तो वो 7 लिख लिया उसने। तो उसने एक तो डेटा इस फॉर्म में कलेक्ट किया कि ये जो रिस्पोंडेंट है ये 70% मेरे प्रोडक्ट से एग्री है, ठीक। एक तो इस फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर रहा है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 1 के अगेंस्ट में उसने सारे रिस्पोंडेंट के यस नो लिए, तो वो दूसरे फॉर्म में डेटा ये कलेक्ट कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर मेरा डिज़ाइन से ताल्लुक रखता था, तो डिज़ाइन से रिलेटेड जो टोटल रिस्पोंडेंट हैं उनमें कितने यस हैं और कितने नो हैं। तो ये किस पे बात कर रहा है बेटा, टोटल पर। एक तरफ टोटल ऑफ द क्वेश्चन, दूसरी तरफ टोटल ऑफ द आंसर्स बाय वन रिस्पोंडेंट। Because this scale is talking about the totality, means the cumulative effect, that is why it is called the Guttman scaleogram or the cumulative scale. आप देखो ना, इंडिविजुअल वैल्यूज जो हैं इसमें ये साइलेंट होती चली जा रही है, क्योंकि पिक्चर ऑफ क्या हो रहा है, निकल कर क्या आ रहा है कि एक साहिबान जो मिस्टर रिस्पोंडेंट 1 है, ये इस प्रोडक्ट में 7 यस कर रहे हैं। अब ये इसमें जा ही नहीं रहा है कि ये यस में कितनी डिग्री का यस है, और अगर ये नो कर रहे हैं तो ये इतना नो नो, इस नो का ऐसा असर तो नहीं कि कहीं ये प्रोडक्ट ही ना खरीदें, भले वो 3 नो हो। मान लो आपका कोई सवाल ऐसा हो कि जिसमें वो, अगर वो जिसने नो बोला है तो वो इतना इतना इफेक्ट रखता हो कि उस नो के कारण वो कार ही ना खरीदे, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है 10 में से कितने यस किए, कितने नो किए। इंटरेस्टार, आपको बात समझ आ रही है अच्छे से? So the Guttman scales is talk about the totality regarding the any respondent answer and the totality regarding the answers of any particular question. That is why it is the cumulative scale. इसलिए ये cumulative scale है। तो ये केवल yes no में आंसर मांगता है आपसे। उस नो को, उस yes no को आप 1-2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर न्यूमेरिक फॉर्म में आप लिख रहे हो तो 1-2 लिख लो, तो 2 के टोटल लगा दोगे तो हाई वैल्यू दिखेगी, 1 के टोटल में भी वैल्यूज कम है। तो इस तरीके से अगर वो काम कर रहा है, 0-1 दे सकते हो आप, कोई भी नंबरिंग ऐसी दे सकते हो। तो अगर आपने ये स्केलोग्राम दिया तो 2 वैल्यूज के बीच में, तो आप क्या पाओगे कि ये स्केल फाइनली उतना कारगर नहीं है कि जितना होना चाहिए। जो आजकल का सिनेरियो है, आजकल के हिसाब से जिस तरीके की रिसर्च और पैटर्न्स चल रहे हैं, उस पर ये स्केल उतना ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो कैसा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो जवाब आ रहे हैं इनके बीच में कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको आपको फर्दर और काम करना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे। हाँ, मोटा माटी आइडिया आपको लग जाएगा। अगर आपकी रिसर्च या आपका जो प्रॉब्लम है वो इस नेचर का है कि उसमें आपको इंटेंसिव वक्त नहीं चाहिए, ज़्यादा इंटेंसिविटी ऑफ रिसर्च नहीं चाहिए, देन द गेटमैन स्केल विल बी अप्रोप्रिएट, वो आपका काम कर देगा, ठीक है, वो आपका काम कर देगा। जैसे कोई सर्वेस हैं, किसी पॉलिटिशियन की पॉपुलैरिटी है, उसमें आप कोई 10 क्वेश्चन बनाइए, यस नो पे आप उसका डेटा कलेक्ट कर लीजिए, वहाँ ये काम कर देगा आपका। समझ पा रहे हैं ना बात आप? वहाँ पे आपका काम कर देगा। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा रिसर्च है कि जो आपको बिल्कुल डीप नेचर की चीज़ें चाहिए, देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि ये रेंज तो कवर अप करता ही नहीं है, ठीक। ये टोटलिटी में बात करता है। कुछ कुछ बात समझ आई है आपको? हैव यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग द गटमैन स्केल? प्लीज बेटा, एनी क्वेरी? नो। चलिए, तो अब हमारे पास आपके लिए 7 मिनट बच रहे हैं, तो 7 मिनट्स, नेक्स्ट वन आगे ना चला जाए कहीं। ओके, चलो तो कौन सा ले लेते हैं जो जल्दी कवर अप हो जाए? सिमांतिक डिफरेंशियल, सिमांतिक डिफरेंशियल को डिस्कस करते हैं। सिमांतिक डिफरेंशियल बेसिकली किस में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं? जो साइकोलॉजिकल नेचर के हम लोग जब स्केलिंग या डेटा को
करेक्ट करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 7 पॉइंट्स देते हैं, 7 पॉइंट्स ऑफ स्केलिंग। बात समझ आ रही है? 0 इज द न्यूट्रल वैल्यू। वो जगह होगी कि जहां पर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, इनमें ज्यादा मतलब नहीं है यार, कार थी सा गए, पसंद आ गई ले ली, बस। क्यों पसंद आ गया, छोड़ो यार, लेनी थी ले ली। इस तरीके के लोगों की जो आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो दे एट द जीरो, वो जीरो पर हैं। अब आपने कार मेरी क्यों नहीं ली, इसके पीछे आप 3 डिग्री दीजिए। अरे साहब बहुत महंगी है, या डिजाइन है, या कुछ, 3 डिग्री दीजिए, कितने डिसएग्री हैं आप। साथ ही अगर आपको पसंद आ रही है तो कितने एग्री हैं आप। 7 पॉइंट स्केलिंग। इफ द आंसर इज यस, देन हाउ मच, उसकी इनलार्जमेंट। और इफ द आंसर इज नो, देन हाउ मच नो, इसकी भी इनलार्जमेंट। तो जब इस तरीके की आप स्केलिंग करते हैं तो देन इट इज सिमांटिक डिफरेंशियल। ठीक। और ये आपके लिए क्या है, आप कैसे भी कर सकते हो कि कोई चीज़ जो है वो गुड है तो वेरी गुड है, तो एक्सीलेंट है, बैड वेरी बैड, वर्स्ट, कुछ भी। ठीक। तो ऐसे करके 7 पॉइंट स्केलिंग, और ये अधिकतर साइकोलॉजी में टेस्ट होती है। अब बड़ी सिंपल बात मैंने बोल दी है इसको, लेकिन अब अगर इस पे काम करना है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग टू गेज द पर्सनल जजमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये उसके पर्सनल जजमेंट है जो आप गेज करने जा रहे हैं। ठीक, एक काम करते हैं यार, क्योंकि अब ये मुझे लगता नहीं कि 5 मिनट में हम लोग इसको पूरा अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो आप एक नोट डाउन कर लीजिए, ये जितने अभी मैंने आज लिखवाए हैं इनको अच्छे से घर से देख के आइएगा, तो कल की क्लास में हम लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाए, ये टारगेट रखिए। ठीक। ये हम लोगों का गटमैन हो गया है, थर्स्टोन, सिमांटिक डिफरेंशियल, और ये लाइकर्ट, और ये जितने बचे हैं इनको कोशिश करके कल की क्लास में हम लोग कवर अप करें। और ये बेटा तभी हो पाएगा जब घर से थोड़ा सा आप देख के आएंगे, तो बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, थोड़ा सा देख आइएगा तो आप भी अच्छे से पूछ सकते हैं फिर, और हम लोग अच्छे से इसको कवर अप कर लेंगे। तो हल्का सा आइडिया मैंने आपको सीमांतिक डिफरेंशियल का दे ही दिया है कि ये 7 पॉइंट पे काम करता है, लाइकर्ट 5 पॉइंट पे काम करता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी आगे का जो भी जितना भी आप देख पाए देख लीजिएगा, तो बहुत आसानी होगी हम लोगों को। तो नाउ इट इज टाइम टू वाइंड अप द सेशन। हैव यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडे सेशन? कोई क्वेरी है बेटा आज के सेशन पर? और इज देयर एनी क्वेश्चन इन योर माइंड अदर देन द स्टडीज, इसे छोड़ के कुछ और? आप, क्योंकि ये तो पूरा मेरा टाइम था, मैं बोलता रहा, तो आपको भी पूरा मौका तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही चाहिए। हैव यू एनीथिंग टू से? कुछ कहना है आपको? क्या बात है। यस डियर स्टूडेंट्स, डियर 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 स्टूडेंट्स, हैव यू एनीथिंग टू से? एनी क्वेरी? नो? ओके, then we will meet tomorrow. Very nice meeting with all of you. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. Thank you.